नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दूरी को लेकर है। नीतीश ना तो पीएम मोदी के किसी रैली में दिखे, ना ही पटना के रोड शो में शामिल हुए। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि अगर 4 नवंबर तक बीजेपी यह घोषणा नहीं करती कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे, तो वे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। जेडीयू लगातार आगामी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर लगा रही है, जबकि बीजेपी इस पर खुलकर कुछ नहीं कह रही। हालांकि जेडीयू ने नाराजगी की बात को खारिज किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार और बीजेपी के कुंतल कृष्णा ने कहा कि एनडीए नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है और सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं आरजेडी ने इसे नूरा कुश्ती बताया है और आरोप लगाया है कि बीजेपी और जेडीयू जनता को भ्रमित कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पप्पू अप्पू और टप्पू वाले बयान ने सियासी बहस छेड़ दी है। दरभंगा के केवटी में रैली के दौरान सीएम योगी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के 3 नए बंदर एनडीए सरकार के विकास कार्यों को न देख पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं और न ही स्वीकार कर पा रहे हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि पप्पू देख नहीं सकता, टप्पू सुन नहीं सकता और अप्पू बोलते वक्त सच स्वीकार नहीं करता। इस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पलटवार करते हुए लिखा कि जो लोग आईना देखकर आते हैं, उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। उन्होंने तंज किया कि बंदर की टोली में बैठा दिया जाए तो अलग नजर भी नहीं आते। अखिलेश ने आगे कहा कि बिहार की जनता बदलाव करने जा रही है और इस बार एक नौजवान मुख्यमंत्री की सरकार बनेगी। ईडी ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की 7,500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों को अटैच कर लिया है। सोमवार को जारी 2 अलग-अलग बयानों में ईडी ने बताया कि पीएमएलए 2002 के तहत 3,083 करोड़ रुपए की 42 से अधिक संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। इनमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 30, आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड की 5 और मोहन पीर हाईटेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड की 4 संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा गेम्स एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, विहान 43 रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, पहले कुंज बिहारी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और कैंपियन प्रॉपर्टीज लिमिटेड की एक संपत्ति को भी अटैच किया गया है। इन संपत्तियों में पाली हिल स्थित आवास, नई दिल्ली के रिलायंस सेंटर और देश के कई शहरों में मौजूद अचल संपत्तियां शामिल हैं। ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई आरकॉम, आरसीएफएल और आरएचएफएल से जुड़े एसबीआई और यस बैंक धोखाधड़ी मामलों के तहत की गई है। इसके अलावा ईडी ने नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी की 132 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत 4,462 करोड़ रुपए से अधिक है, को भी जब्त किया है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। 4 नवंबर से ब्लॉक लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ घर घर जाकर नाम जुड़वाने और सुधार फॉर्म भरवाने का काम शुरू करेंगे, लेकिन इस बीच टीएमसी ने इसे एनआरसी जैसा कदम बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी का कहना है कि टीएमसी लोगों को गुमराह कर रही है ताकि वोटर लिस्ट के काम में भ्रम फैले। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी 4 नवंबर को कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी गांवों में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधात्मक बोर्डों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। केरल के सिरो मालाबार चर्च ने इस कदम की कड़ी निंदा की और कहा कि इससे लोगों को दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह दिखाया जा रहा है। चर्च ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले को भी चुनौती देने की मांग की जिसमें ऐसे बोर्डों को ग्राम सभाओं का वैध निर्णय बताया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि ये उपाय आदिवासी संस्कृति और हितों की रक्षा के लिए हैं। वहीं चर्च ने इसे धार्मिक भेदभाव और हिंदुत्व की बढ़ती असहिष्णुता का उदाहरण बताया। चर्च का कहना है कि यह फैसला संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए। इस विवाद ने आदिवासी इलाकों में सामाजिक तनाव और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के हालिया लेख ने बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल मचा दी है। थरूर ने अपने लेख में नेहरू गांधी परिवार के प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में राजनीति में वंशवाद गहराई तक फैला हुआ है और यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने लिखा कि कई राजनीतिक दलों में नेतृत्व चयन पारदर्शी नहीं है और योग्यता की बजाय पारिवारिक पहचान को महत्व दिया जाता है। थरूर ने कांग्रेस के साथ साथ बीजेडी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, अकाली दल और डीएमके जैसी कई पारिवारिक पार्टियों का उदाहरण दिया। इस पर भाजपा प्रवक्ता
शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह लेख राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे वंशवादी नेताओं पर सीधा प्रहार है। थरूर ने अपने लेख में कहा कि जब राजनीति वंश के आधार पर तय होती है तो शासन की गुणवत्ता गिरती है और लोकतंत्र कमजोर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के कटिहार में कांग्रेस और आरजेडी पर वक्फ कानून को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महागठबंधन कट्टरपंथियों के दबाव में काम कर रहा है। मोदी ने कहा कि जब भी भाजपा और एनडीए घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात करते हैं तो ये पार्टियां तुरंत उनके बचाव में खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी ने पहले 3 तलाक के खिलाफ बनाए गए कानून का भी विरोध किया था और अब वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस की सच्चाई यही है कि ये दोनों कट्टरपंथियों के आगे झुक चुके हैं। गौरतलब है कि हाल ही में महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ संशोधन विधेयक को रोका जाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाई जाएगी। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा और जेडीयू के 20 साल के शासन में बिहार में उद्योग खत्म हो गए और राज्य को सिर्फ प्रवास उद्योग में बदल दिया गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बिहार कभी चीनी, कागज, जूट, रेशम और डेयरी उद्योगों के लिए मशहूर था, लेकिन आज बेरोजगारी और पलायन का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में बरौनी तेल रिफाइनरी, सिंदरी उर्वरक संयंत्र और सुधा डेयरी जैसी इकाइयां स्थापित हुईं, लेकिन मौजूदा सरकार ने कोई नया बड़ा उद्योग नहीं लगाया। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भाजपा और जेडीयू की गलत नीतियों से अशोक पेपर मिल और 33 से अधिक चीनी मिलें बंद हो गईं, जबकि रेशम और जूट उद्योग भी बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ से अधिक लोग रोजगार की तलाश में राज्य छोड़ चुके हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि वह बिहार की उद्योग परंपरा को फिर से जीवित करेगी और राज्य को पलायन नहीं, पुनर्निर्माण की दिशा में ले जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी कि वे राज्य में आकर वही बयान दें जो उन्होंने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु के खिलाफ दिया था। स्टालिन ने कहा कि मोदी ने झूठा दावा किया कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले हो रहे हैं, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भाईचारे और बंधुत्व की भूमि है जो सभी का स्वागत करता है। स्टालिन ने मोदी पर आरोप लगाया कि वे सभी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद बिहार में झूठ फैला रहे हैं। डीएमके नेता ने कहा कि 2021 का चुनाव राज्य को एआईएडीएमके की गुलामी से बचाने के लिए था और 2026 का चुनाव भाजपा और एआईएडीएमके के गठबंधन से राज्य को बचाने के लिए होगा। उन्होंने एआईएडीएमके प्रमुख एडेप्पा दी के पलानीस्वामी को दोहरा चेहरा वाला बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के डर से उन्होंने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का विरोध नहीं किया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव मतदाता सूची की पूरी जांच के बाद ही कराए जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में फर्जी और डुप्लीकेट नाम शामिल हैं और चुनाव आयोग व केंद्र सरकार युवाओं के मताधिकार से डर रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि 1 जुलाई के बाद 18 वर्ष पूरे करने वाले कई युवा वोट डालने से वंचित रह जाएंगे क्योंकि उन्हें लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे शिवसेना यूबीटी के केंद्रों पर जाकर अपने नाम की जांच करें। ठाकरे ने आरोप लगाया कि भाजपा के अंदर भी इस मुद्दे पर मतभेद हैं और चुनाव आयोग की लापरवाही से वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। विपक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर सुधार नहीं हुए तो वे अदालत का रुख करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को बिहार के वैशाली जिले के राजापाकर में अपनी पहली चुनावी रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि अगर एनडीए दोबारा सत्ता में आती है तो भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी बल्कि अपने किसी चेले को यह पद देगी। खड़गे ने नीतीश पर जयप्रकाश नारायण, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की समाजवादी विचारधारा को छोड़कर मनुस्मृति में विश्वास करने वाली भाजपा की गोद में बैठने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए खड़गे ने कहा कि वे चुनावों में ऐसे प्रचार करते हैं मानो अपने बेटे की शादी कर रहे हों। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी 13.5 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 12 साल से देश के प्रधानमंत्री रहते हुए भी विकास नहीं कर पाए। खड़गे ने नीतीश कुमार सरकार पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप लगाया और कहा कि सीएजी रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर 50 लाख खाली पदों को न भरने
और युवाओं से किए गए वादों को भूल जाने का भी आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की। अदालत ने किसी भी आरोपी को राहत नहीं दी और अब अगली सुनवाई 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच कर रही है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, सिद्धार्थ अग्रवाल और गौतम खजांची ने आरोपियों की ओर से दलीलें दी। कपिल सिब्बल ने कहा कि उमर खालिद का नाम 751 में से केवल एक एफआईआर में है, जबकि बाकियों से उनका कोई संबंध नहीं है। वहीं सलमान खुर्शीद ने कहा कि उनके मुवक्किल शिफाउर रहमान को पुलिस ने चुनिंदा तौर पर पकड़ा है, जबकि उन्होंने किसी हिंसा में भाग नहीं लिया। खुर्शीद ने शिकागो केस और महात्मा गांधी की अहिंसा की विचारधारा का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी अन्यायपूर्ण कानून का शांतिपूर्ण विरोध करना अपराध नहीं हो सकता। वहीं सिद्धार्थ अग्रवाल ने मीरान हैदर की ओर से समानता के आधार पर जमानत की मांग की और बताया कि 3 अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अदालत अब सभी दलीलों पर 6 नवंबर को अगली सुनवाई करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है। सीबीएस न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौते के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन कोई भी समझदार वार्ताकार इसे खुले तौर पर नहीं कहेगा। हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच वार्ता फिर से शुरू होने की खबरें आई हैं। ईरान सरकार की प्रवक्ता फातिमा मोहसेरानी ने बताया कि ओमान की मध्यस्थता के जरिए अमेरिका से कुछ संदेश मिले हैं। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने भी कहा कि उनका देश चाहता है कि दोनों देशों के बीच वार्ता दोबारा शुरू हो। हालांकि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने सोमवार को कहा कि उन्हें अमेरिका से कोई नया संदेश नहीं मिला है और वे ऐसी वार्ता नहीं करेंगे जिसमें ईरान के अधिकारों को नजरअंदाज किया जाए। इससे पहले विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा था कि ईरान वार्ता के लिए जल्दबाजी में नहीं है। बता दें कि 12 दिनों के युद्ध और अमेरिकी इसराइल के हमलों के बाद तेहरान ने पहले की वार्ताएं रद्द कर दी थीं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.